तो पाकिस्तान से आई सीमा हैदर जासूस है या प्रेमिका, इसे जानने के लिए इंडिया न्यूज 360 डिग्री पड़ताल में जुटा है। कराची से काठमांडू तक इंडिया न्यूज इन्वेस्टिगेशन में लगा है। काठमांडू में जहां सीमा सचिन रुके थे, वहां से बड़ी खबर है। बड़ी खबर सबसे पहले आपको दे दे काठमांडू बड़ी खबर है कि सीमा हैदर और सचिन काठमांडू के होटल न्यू विनायक के कमरा नंबर 204 में रुके थे। कमरा नंबर 204 था जिसमें ये दोनों रुके थे और फर्जी नाम से ये दोनों रुके थे। सीमा हैदर और सचिन के नाम से नहीं रुके थे, फर्जी नाम से रुके थे। होटल के रजिस्टर से खुलासा हुआ है कि जो नाम इन्होंने दर्ज कराया वो फर्जी नाम है। खबर यह भी है कि शादी पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं हुई थी, बल्कि होटल के कमरे में ही शादी कर ली थी। तो सचिन एक दिन पहले पहुंचा था और झूठ बोलकर उसने कमरा लिया था। ये देखिए, ये जो विजुअल है जिसमें ये देखिए मांग भरता नजर आ रहा है और ये वीडियो बनाता नजर आ रहा है, ये एक दिन पहले पहुंचा था और इसी को शादी बताया जा रहा है। जिसे वो कह रही थी कि पशुपतिनाथ मंदिर हम पहुंचे और वहां पर हमने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। अब ये खुलासा हो रहा है कि वो सब झूठ था, ऐसा हुआ ही नहीं है। सिर्फ इतना भर हुआ है कि कमरे में मांग भर ली, एक दिन पहले सचिन वहां पहुंचा झूठ बोल के। अब बोला होगा कि भाई मैं झूठ बोल के रह रही हूं तो तुमको झूठ बोल के कमरा ले लेना, तो कुछ तो प्लॉट बनाया होगा, तैयार किया होगा। तो झूठ बोल के वहां कमरा लिया और कमरे शादी की और फिर उसके बाद नेपाल से भारत की एंट्री होगी। अब ये थोड़ा मामला साइकिक नहीं नजर आता अगर ढंग से देखा जाए। मतलब किस तरीके से आप शारजा से 4 बच्चों के साथ आ रहे हैं, नेपाल में न्यू विनायक होटल में रह रहे हैं, नाम बदल के रह रहे हैं और एक के बाद एक आपके झूठ के खुलासे हो रहे हैं। वहीं सीमा हैदर मामले को लेकर नेपाल सरकार के पूर्व मंत्री इश्तियाक राय ने कहा है कि भारत के खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश के लिए नेपाल अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं करने देगा। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की जांच को लेकर के जांच एजेंसियां पूरी तरीके से जांच में जुटी हुई हैं। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान से नेपाल और फिर नेपाल से भारत में सीमा ने प्रवेश किया है। मैं इस समय नेपाल के अंदर हूं और मेरे साथ पूर्व मंत्री इश्तियाक जी हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि किस नजरिए से इसको देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया है कि वो फर्जी आधार कार्ड लगा करके और दोनों देशों को उसने पार किया है, ऐसे में इनका नजरिया क्या है ये जानने के लिए हम नेपाल पहुंचे हैं और इनसे बात कर लेते हैं। सर, सीमा हैदर इसमें बिल्कुल चर्चा का विषय बनी हुई है, किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, अब ये हम लोग भी विभिन्न सामाजिक संजाल और टीवी डिबेटों में काफ़ी लगभग 1 हफ्ते से चल रहा है। भारत में जो भी नज़रिया हो, नेपाल भूमि जो है और ख़ास करके हम लोगों का जो देश है, ये हम लोगों का भारत एक असल मित्र है, बगल में चाइना भी एक मित्र है और हम अपनी भूमि किसी भी दूसरे देश के व्यक्ति को प्रयोग करके किसी देश में जो है हम लोग जाने का अनुमति या हमारी एजेंसियां नहीं देती। अब रही बात अभी जो जांच का विषय बना हुआ है, मुझे लगता है कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्रयोग किया तो वो एक छोटा सा इशू है, ज़्यादा जांच करने का विषय नहीं। हमारे अध्यागमन इमिग्रेशन कार्यालय में उसका रिकॉर्ड होगा, जो अराइवल हुआ होगा वो उसमें लिस्ट में नाम होगा और हमारी भूमि, हम लोग की भूमि, हमारे देश की भूमि, मुझे जहाँ तक लगता है अब लोग खुला सीमाना है तो ओहर दोहर हो ही सकता है, जा सकते हैं। मगर हम लोग जानकर हमारा देश या हमारी भूमि जो है किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए कदापि जो है स्वीकार नहीं करेगी। जिस तरीके से कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रोल भी हो रहा है कि वो एक बड़ी जासूस हो सकती है, तो क्या लगता है कि इसमें नेपाल सरकार को सहयोग करना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उसका काठमांडू एयरपोर्ट का उन्होंने इस्तेमाल किया, फिर उन्होंने बताया कि हम पोखरा भी गए थे, तो ये मतलब इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये तो अभी तक जो है हम जितना देख रहे हैं, उनका जो सुन रहे हैं, खास करके ये हम लोगों का भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है इसमें, देख रहे हैं सामाजिक कि नेपाल की भूमि से जुड़ा हुआ विषय आ रहा है। मगर सीमा हैदर का ही बयानिया जो कभी अभी लगभग पिछले 1 हफ्ते से आ रहा है उनका बयान वगैरह, उससे यही नहीं क्लियर हो रहा है कि उन्होंने काठमांडू एयरपोर्ट प्रयोग किया, नेपाल का भूमि प्रयोग किया कि नहीं किया, या भारत गई कि कहीं और भूमि आई, वो भारतीय है कि पाकिस्तानी है, यही वहीं की एजेंसियां ही नहीं क्लियर है। सबसे पहले अगर वो नेपाल से अगर वो सहयोग मांगते हैं तो अभी हम लोगों का जो 2 देश का एक संबंध है उसके आधार पे एक इजी प्रोसेस है कि वो चाहे तो विदिन 1 आवर भी नहीं लगेगा। हम लोगों के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को प्रयोग जो लोग किया है उसका लिस्ट होता है, अराइवल हुआ, डिपार्चर हुआ, हम लोग का जो इमिग्रेशन ऑफिस है
उसमें बाकायदा जो अगर उसने वीज़ा लगाया होगा, वो पाकिस्तानी नागरिक है, आई है, तो उसका रिकॉर्ड है। और आई होगी, खुला सीमाना है, गया होगा, हम ये नहीं कह सकते हैं अभी तक, क्योंकि खुद ही भारत नहीं क्लियर है, तो हम लोग का क्लियर होने का कोई विषय ही नहीं बनता है। मगर हम लोग के जो सहयोग की बात है, हम लोग फुल्ली सहयोग के लिए तत्पर हैं। वहीं इससे पहले कल मीडिया से बचते बचाते सीमा, सचिन और 2 बच्चे और पिता नेत्रपाल को रघुपुरा स्थित घर भेज दिए जाने की बात भी सामने आई थी। खबर है कि सीमा हैदर से एटीएस की 2 दिन की पूछताछ के बाद एडीजी नवीन अरोड़ा को लखनऊ मुख्यालय बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में यह भी पता लगा है कि सीमा हैदर ने जनवरी में ही पाकिस्तान आने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो ये वो खुलासे हैं जो कि लगातार सामने आ रहे हैं कि कैसे सीमा हैदर ने जनवरी में ही ये तैयारी शुरू कर दी थी और उसके बाद उसने इस पूरी तैयारी को अंजाम दिया। और ये भी कहा जा रहा है कि एक थ्योरी ये भी आ रही है कि वो सेफ हाउस में थी, सेफ हाउस में ही रखी गई है। अभी फिलहाल जो है और पूछताछ की जाएगी, पूछताछ का अंत नहीं हुआ है, पॉलीग्राफी टेस्ट भी किया जा सकता है। सवाल देखिए लगातार चल रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि यूपी एटीएस के अधिकारियों ने सीमा हैदर से पूछा क्या क्या है। एटीएस ने पहला सवाल यह पूछा कि क्या पाकिस्तान में किराए पर थी, अगर हां तो घर कैसे बेच दिया। दूसरा ये, क्या सीमा किसी पाकिस्तानी एजेंसी या सेना के संपर्क में थी। तीसरा सवाल, 4 मोबाइल और पाकिस्तानी सिम क्यों तोड़ दिए। चौथा सवाल यह है कि क्या इससे पहले वो कभी भारत आई थी। पांचवा सवाल, सचिन से पहले वो भारत के कितने युवकों के संपर्क में आई थी। छठा सवाल यह है कि सचिन से पहली मुलाकात कब और कहां हुई थी। ये मिलान करना जरूरी है। वो कह रही है जो, क्या वही फोन की लोकेशन है, वही फोन की और कॉल की डिटेल्स है। सातवां सवाल, पबजी ही मुलाकात का माध्यम था या कुछ और। आठवां सवाल, किसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसके अकाउंट्स हैं। वहीं 9वां सवाल, कौन कौन से मोबाइल नंबर उसके पास थे। 10वां सवाल, कराची से शारजाह, वहां से काठमांडू और फिर भारत आने के दौरान किस किस ने उसकी मदद की। ये भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के एटीएस के पेच में फंसती अब सीमा नजर आ रही है। बहुत से सवालों पर सीमा गिड़गिड़ाई, बहुत से सवालों पर सीमा रोई, बहुत से सवालों के जवाब नहीं मिले। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो अभी एटीएस की झोली में हैं, जिन सवालों के जवाब मिलना बाकी हैं। तो ये है वो सवाल जो कि लगातार आ रहे हैं सामने। तो पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर से पूछताछ अब भी जारी है। कहा जा रहा है कि अब भी लगातार सचिन से भी पूछताछ जारी है। तो ये पूछताछ लगातार जारी है। पाकिस्तान से भागकर आई सीमा हैदर से पूछताछ जारी, लेकिन जिस सचिन मीणा के शख्स के घर पर वो रह रही थी, उस सचिन मीणा के भाई से भी पूछताछ की गई है। सचिन का दावा है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली। ऐसे में सचिन मीणा से भी यूपी एटीएस सवाल पूछ रही है। पहला सवाल ये कि सीमा के संपर्क में कब से था, पबजी के जरिए प्यार कैसे हुआ। दूसरा सवाल, कब से चल रहा था दोनों का प्रेम प्रसंग। तीसरा बड़ा सवाल, सीमा से मिलने कैसे नेपाल पहुंचा, किसने मदद की। चौथा सवाल, 1.5 महीने तक सीमा को रघुपुरा में रखा गया, किसी को सूचना क्यों नहीं दी गई। पांचवा सवाल, पाकिस्तानी महिला के भारतीय दस्तावेज बनवाने की कोशिश क्यों की, क्यों उसने कोशिश की कि महिला पाकिस्तानी है, जब उसे मालूम है पाकिस्तानी महिला बिना वीज़ा के एंट्री ले नहीं सकती है, वो खुद भी फंस जाएगा। लेकिन वो कोशिश कर रहा है फर्जी दस्तावेज बनाने की, फर्जी आधार कार्ड बनाने की, यानी कि उसको फैसिलिटेट कर रहा है, उसको मदद कर रहा है। तो ऐसी कौन सी थ्योरी, ऐसे कौन से जाल में जो है वो सचिन फंसा हुआ है। नेपाल जा रही है सर? नहीं, कहीं कोई टीम नहीं जा रही है इसमें। जांच टोटल गलत है। तो सीमा हैदर से लगातार पूछताछ चल रही है। नहीं, वो एजेंसियां, सभी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। क्या लग रहा है? क्या कोई संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस है? संदिग्ध क्या लग रहा है सर? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही, क्या? नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है, अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर? वापस नहीं, रिपोर्ट किया जाएगा? ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई, कानून अपना काम। भारत में दाखिल हुई है, क्या नाकामी लगती है सुरक्षा?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर हमारा बॉर्डर पोरस है और उसके लिए कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इस तरह की चीज़ें। लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक हो जिस नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं। तो इधर सीमा सचिन घर पर हैं या बाहर, ये क्लियर नहीं है। सुबह से ही घर के दरवाजे बंद हैं, बाहर पुलिस वाले लगे हुए हैं, पुलिसकर्मी घर के बाहर हैं, मीडिया वालों का अभी भी वहां पर जमावड़ा है, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद है और ये दरवाजा नहीं खुला है। ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सीमा हैदर अब तक जो है वो एटीएस को नहीं दे पाई है। सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई, उसके बाद नेपाल और नेपाल के रास्ते भारत पहुंची और भारत में वो भी ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव सचिन मीना के पास। उसका कहना है कि वो पबजी खेल रही थी, उसके बाद उसे प्यार हुआ और वो सचिन मीना के पास पहुंच गई। इस वक्त मैं सचिन मीना के घर पे हूं। हालांकि मंगलवार के दिन यूपी एटीएस ने कई सवाल जो है सचिन मीना के पिता नेत्रपाल और सबसे बड़ी बात की सीमा हैदर से उन्होंने रखा था। हालांकि इस वक्त घर बंद है और इस वक्त कोई भी मीडिया से बात नहीं कर रहा है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं सीमा हैदर जो अब तक एटीएस को नहीं दे पाई है। मैं आपको बता दूं कि फोन को लेकर एटीएस ने सवाल पूछा था कि जो फोन टूटा उसका क्या हुआ। साथ ही ये भी पूछा गया कि दुबई का रास्ता है पाकिस्तान से, उसके बाद नेपाल और नेपाल के बाद इंडिया, इसमें तकरीबन 12 लाख रुपए खर्च हुए हैं। वो पैसा कहां से आया और किसके जरिए ये सारा टिकट बुक किया गया। दो पासपोर्ट की बात आ रही, डॉक्यूमेंट्स की बात आ रही है। कई ऐसे डाटा है जो पुराने फ़ोन थे सीमा हैदर के पास, वो डिलीट हो गया। एक पाकिस्तानी कुल मिलाकर पाकिस्तानी 17,000 रुपए का एक सीमा हैदर ने फ़ोन भी खरीदा था। इस वक्त जिस तरीके से मंगलवार को एटीएस ने सीमा हैदर से लगातार पूछताछ, सीमा हैदर की एक बेटी और एक बेटे को भी एटीएस अपने साथ ले गई थी। उसके बाद इस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं ये पूरा चर्चे का विषय बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि मई में पहले सारा डाटा डिलीट किया गया। सीमा ने फ़ोन हैंग होने का हवाला दिया। सचिन ने कब तक सीमा को पाकिस्तान में रहते हुए पैसे भेजे, किस तरीके से ट्रांजैक्शन हुआ, पाकिस्तान से इंडिया तक आने में सीमा हैदर को किन किन लोगों ने मदद की, जानकारी ये भी एटीएस ने ये भी पूछा कि पबजी जो है वो संजीव मीना, उसके अलावा वो किन किन लोगों के साथ उन्होंने खेला, उसके अलावा कई ऐसे सवाल है। देखिए ये घर है और यहाँ पर जो है सचिन के पास वो पहुंची थी। इसके अलावा नेपाल में और कौन से आउटपुट थे जिसके जरिए सीमा यहाँ तक पहुंची, ऐसे कई सवाल हैं। डॉक्यूमेंट्स है, दो पेपर्स मिले हैं, कई चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अब एटीएस के पूरे शक के घेरे में है। सीमा हैदर लोग तो इधर पाकिस्तानी सीमा गुलाम हैदर के नोएडा के घर के बाहर दोपहर को हंगामा हो गया। भगवा रंग की ड्रेस में 3 प्रदर्शनकारी पहुंच गए। इनमें एक महिला, 2 पुरुष थे। उनके हाथ में सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की तख्तियां थी। सीमा को पाकिस्तान भेजो के नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि आसपास के लोगों ने विरोध किया तो वो वहां से चले गए। अब ये कौन लोग थे, किस संगठन से जुड़े थे, ये पहुंच गए अचानक से और कहने लगे कि सीमा को वापस भेजो। भगवा कपड़ों में आए थे और हाथ में तख्ती लेकर के आए थे। फिलहाल इन्हें वापस भेज दिया गया। हंगामा करने लगे। वजह से बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है पाकिस्तान में, उसके बारे में हम क्या कहें, बताओ। जो उनके पूरे हम तो ये कहने पहुंचे कि भाई सीमा को वहाँ पाकिस्तान भेजा। अच्छा नहीं है, क्यों चाहते हैं? अब आपको सीमा हैदर के घर से सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। सुनिए उनके मकान मालिक और मोहल्ले वालों ने क्या कहा। देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्योंकि आज हम भी इसको स्टोरी को कवर कर रहे थे। इत्फाकन जो है यहाँ पर मौजूद है। हम जो है सीमा हैदर के घर पे, ये घर है, मैं अपने कैमरामैन को कहूँ कि वो दिखा सके कि सीमा हैदर घर में जो है किराए पे रहती थी और ये घर गुज़श्ता 2 से 3 साल पहले जो है यहाँ पर इन्होंने किराए पे लिया था। और यहाँ के जो इलाका मकीन है या जो लोकल लोग हैं, उनका कहना है, मेरे साथ उनके और जिस घर के जो मालिक हैं मंजूर साहब, वो भी मौजूद है। उससे भी मैंने बात की है और उनसे भी जानने की कोशिश की है कि सीमा हैदर कभी मंदिर गई, इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलती हैं। हमारे भी बड़े अहम सवालात हैं जो कि हमने इनके सामने रखे और उसके बचे कितने थे। इनका कहना यह भी है कि वो किराएदार तो थी, कभी मंदिर नहीं गई, यहाँ पे मुहर्रम में मजलिस पढ़ती थी, जो है इमाम बारगाह में जाती थी, नमाज पढ़ती थी। और इसी तरह जो है ये सवाल हमने भी रखा कि क्या उनको हिंदी बोलना आती है।
तो इनका यही कहना है कि उनको हिंदी तो जो है बोलना नहीं आती थी, मगर हमारे यहाँ जो लोकल हमारी जो यहाँ की लैंग्वेज है सिंधी, वो सिंधी बड़ा अच्छा बोलती थी और बलोची लैंग्वेज में बात करती थी, सराइकी जो है लैंग्वेज में बात करती थी। मंजूर साहब, कितने अरसे से आपके पास ये यहाँ पर किराए पे मौजूद थी? हमारे साथ हमारे घर में 3 साल से। 3 साल से आप किराए पे मौजूद थी? हाँ। तो किराया कितना देती थी? किराया 10,000। 10,000 किराया पर मंथ देती थी। तो वक्त पे किराया मिलता था या उसमें भी ताखीर होती? नहीं, किराया हमारे। तो मंजूर साहब, कितने बच्चे थे दिमाग के? उसके 4 बच्चे थे। तो बच्चों के नाम कुछ याद है आपको? नाम फराज बोलते हैं एक को। अच्छा। बोलते हैं सवेरिया। अच्छा, तो ये बताएं कि अच्छा एक बच्ची थोड़ी देर पहले जैसे आप बता रहे थे, छोटी बच्ची आप लोगों ने पाली थी, उसका नाम क्या रखा था? मुन्नी। तो ये बच्चे जब पहली दफा नेपाल गई तो क्या बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, आपको यहाँ छोड़ के गई थी, या फिर जो है बच्चे नेपाल लेके गई थी जब पहली दफा नेपाल अकेली गई थी? नहीं, ये मेरे को पता नहीं, क्योंकि मेरे पास से दूसरे बच्चे मेरे ख्याल में अपने रिश्तेदारों के पास। 3 बच्चे गए और रिश्तेदारों के पास? 3 छोड़ के पता नहीं, एक छोटे भी गई। नहीं, पहली दफा तो वो कह रही अकेली गई। अकेली गई तो अपने रिश्तेदारों के पास। एक बच्ची आपके पास छोड़ के गई। अच्छा, दूसरी दफा जब गई तो आपको कुछ पता था कि हिंदुस्तान जा रही है या कोई ऐसा? नहीं, हमारे। तो आपकी फैमिली के साथ उसका कैसा बिहेवियर था, बात करने का? आना जाना था, वो आती जाती थी, उसने वो बोला कि हम गाँव जा रही है, हाँ, ये सामान वगैरह कुछ ले रही हो, हमारे भाई की शादी होगी, तो ये लिए सर रखेंगे अपने घर पे। अच्छा, तो इसका असल गांव कौन सा था? इधर खैरपुर, मीरपुर खैर। अच्छा, तो इसका जो शोहर है हैदर, गुलाम हैदर, जो सऊदी अरब में मौजूद है, उससे अभी कभी बात हुई आपकी 3 सालों में, या उसको पैसे भेजता था या नहीं भेजता था? जैसे वो कह रही है कि उस पर तशद्दुद होता था, जुल्म होता था, यहाँ पर जो है औरतों पे जुल्म होता था, कभी आपको आवाज सुनाई दी हो कि कोई इसको मारने आया हो? वो भाई कोई मारने नहीं आया, वो इधर है नहीं, वो सऊदी में है, तो इसको मारने कौन आया? ठीक है। ये फोन करती थी, वो पैसे भेज देता था, फिर मेरे को किराया देती थी, मैं किराया मांगता था, मेरे को बोलती थी मैं फोन करूँ अपने शोहर को, वो पैसे भेजे तेरे को दे। फिर वो पैसे फोन करती थी, वो पैसे भेज देता था, मेरे को किराया देती। हमारा 1 महीना भी शादी, 1 महीना भी किराया, यानी कि उसमें ताखीर नहीं हुई, रुकावट नहीं हुई, टाइम पे किराया मिला। 10,000 आप तो कह रहे हैं कि किराया मिलता था। तो इसके अलावा आपकी फैमिली के साथ या खवातीन जैसे औरतें वो मिलती हैं आपस में, तो उसको कभी सुना के उसको अच्छी हिंदी बोलना आती है? क्योंकि हम लोगों को तो हिंदी नहीं आती बोलना, हम तो बोल भी नहीं सकते हिंदी। और भाई इधर हिंदी बोलती भी नहीं थी ना, हमारे को आती है, न किसी से उसने हिंदी बोली। ये पबजी पे वो पता नहीं कितना टाइम उससे बात की है, ये उधर उसी के सीख गई। अच्छा, पबजी पे ये सारा कुछ सीखी? सारा कुछ पबजी पे। अच्छा, इसके अलावा जो यहाँ पर जो मोहल्ले में लोग थे उसके साथ कैसा था आना जाना, उठना बैठना? शादी कमी थी, होती थी तो जाती थी। अच्छा, सब किसी के पास गली में किसी की शादी होती थी, किसी की कमी होती थी, जाती थी। मंजूर साहब, एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि जो सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ टीवी चैनल पर जो हम देखते हैं कि आप यकीनन ही ये छोटी सी गली है, लोग आते हैं, जैसे आज हम आए इस गली में तो पूरे मोहल्ले को पता लग गया कि मीडिया वाले आए हैं और रोजाना आपके पास मीडिया वाले आ रहे हैं। तो इस घर में कुछ लोग उससे मिलने आते थे, मशकूक लोग हैं, या जो अभी दावा कर रहे हैं कि वो सीमा हैदर के घर पे भी आते रहे हैं, पैसे भी देते रहे हैं, तो ऐसा कुछ था? ये झूठ है, कोई भी नहीं आता था। उसका बाप पहले था, वो बाप का इंतकाल हो गया, वहाँ पे कभी कभी उसका भाई आता था, कभी कभी उसका चाचू आता था। अच्छा, तो कोई ऐसे नहीं मिलने, ऐसा कोई बंदा भी इधर हमने नहीं देखा, नहीं देखा। तो दूसरा मंजूर साहब के अमूमन जो है वो रोजाना बाहर जाती थी, क्योंकि मेन बाजार जो है आपकी गली के सामने ही है। हमने वहाँ भी गए जहाँ से वो इसी लोड करवाती थी और जहाँ से वो बच्चों के लिए खरीदारी करती थी, वहाँ पे भी हमने लोगों से बात की। वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें, सामान घर का रोजाना लेके जाती थी, मगर वहाँ के लोगों का भी कहना है कि बहुत से लोग उससे मिलने आते थे और उसको जो है मुख्तलिफ अकाउंट से जो है इजी पैसा में, जैसे कैसे कह सकते हैं कि जो पैसे आते थे वो भी रिसीव करने के लिए वो जाती थी, लेने के लिए। पैसे लेने के लिए तो खुद जाती थी, सामान लेने के लिए बाहर बाजार में जाती थी, उसका तो और भी करने का जो घर का सामान था वो खुद लेने जाती थी। अच्छा, इधर कोई ऐसा कोई गैर बंदा मैं नहीं।
वहीं से 4 दिन पहले सीमा हैदर ने यूट्यूब पर वीडियो शेयर करके कहा था कि वो कोई जासूस नहीं है। नमस्ते, सबसे रिक्वेस्ट है कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है और सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, ताकि मेरे पति की थोड़ी हेल्प हो सके, क्योंकि हम लोग घर पे ही बैठे हैं, कोई काम करने वाला फ़िलहाल है नहीं और कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा। सारे आ रहे हैं, न्यूज़ वाले सब आ रहे हैं, होके चले जा रहे हैं, सपोर्ट कोई भी नहीं कर रहा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें हमारी थोड़ी सी। ये मेरा पति है, मेरे हस्बैंड, मेरी लाइफ लाइन। मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ, यही सच्चाई है। और एक दिन ये सच्चाई सबके सामने आएगी, क्योंकि न्यूज़ वाले अलग अलग सवाल कर रहे हैं। जो मैं अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ, वो ज़्यादा नहीं बोल पाती, मैं भी थोड़ी थोड़ी लाइनें बोलती हूँ। रही बात कंप्यूटर की, तो मैंने कंप्यूटर ज़िंदगी में चलाया कि छुआ तक नहीं है, ना लैपटॉप ज़िंदगी, लैपटॉप देखा भी नहीं है ज़िंदगी में। तो हाँ, फ़ोन अच्छे से चला लेती हूँ, बहुत अच्छे से फ़ोन चला लेती हूँ, और जो हिंदी बोल लेती हूँ वो इनकी मोहब्बत है। रही बात इस्लाम की, और सब चीज़ें मुझे पता है, पैगंबरों के बारे में, नबियों के बारे में, नमाज के बारे में, रमज़ान के बारे में सब पता है मुझे, पर मैं कहती नहीं, क्योंकि मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ। यही रीज़न है, मैं कुछ नहीं कह रही। प्लीज़ हमें सपोर्ट करो, ताकि हमें थोड़ी सी इनकम हो सके इनकी, और हम अच्छे से रह सकें। अभी तक हमारा केस चल रहा है,